नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरी खान पर। आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ कक्षा 6 की पॉलिटी, जिसका पहला अध्याय है विविधता की समझ। मैं आपको जो है इसमें कहानी दी है, इसमें दो समीर नामक व्यक्तियों की कहानी दी है। तो मैं आपको जो है कहानी नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो मेन मेन पॉइंट है उसे नोट कराता चलूँगा और समझाता चलूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि विविधता है क्या। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। तो ये जो है मुझे यकीन है कि आप जो है विविधता का जो है समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, हम विविधता को कैसे समझें। ठीक है, विविधता को कैसे समझें। तो करीब दो सौ वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते थे। तो यात्रा जो है या तो फिर ऊँट से आते थे या फिर पानी के जहाज से, या घोड़ों को, मतलब जिस समय उस समय जो भी संसाधन उनके पास मौजूद होते थे, उसी से वो जो है यात्रा करते थे। तो आप यहाँ से पहला पॉइंट लिखते चलिए। करीब दो सवा दो सौ वर्ष पहले करीब 200 वर्ष पहले संसार के लोग एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। तो मैं पहला पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूँ। करीब 200 वर्ष पहले संसार के लोग एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा। अब ये सब पॉइंट का निशान में लिख दिया। सब पॉइंट आप इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है उसी तरह बना दीजिए। अब ये यात्राएं किस लिए होती थी, चलिए आगे देखते हैं। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, क्योंकि उस समय ऊँट होते थे, जहाज होते ऊँट होते थे, पानी के जहाज होते थे, है ना, घोड़े होते, तो इसलिए यात्रा में काफ़ी समय लगता था। इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहरे थे। इसीलिए जो है जब कभी नई जगह जाते थे, नए स्थान पर जाते थे, तो वहाँ लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाले कारण भी कई बार लोग अपना घर छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ठीक है, तो अब आप सब पॉइंट लिख देंगे कि ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी, है ना, की जाती थी। ये किसके लिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अक्सर ये यात्राएं सब पॉइंट में फिर से बोल रहा हूँ। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। यहाँ तक थी तक आप लिख लीजिए बस। अब इसमें ये पहला सब पॉइंट था। ठीक है, अब इसका सेकंड सब पॉइंट कर लीजिए। ये सेकंड सब पॉइंट कर लीजिए यहाँ से। ये सेकंड सब पॉइंट बना लीजिए। ये पहला था, इसे सेकंड कर दीजिए। ठीक है, ये पहला सब पॉइंट था। अब वो सेकंड सब पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपने जो है पहला पहला पॉइंट लिख लिया और पहले के दो सब पॉइंट लिख लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने डरे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। इसका कहने का मतलब ये है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे
तो वहाँ के जो खान पान, रहन सहन, जो संस्कृति थी, तो जो दूसरे स्थान की दूसरे स्थान की संस्कृति से मिल जाते थे, मतलब उनकी पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति दोनों जब मिल जाती थी, तो वो जो है एक नई संस्कृति उभर कर आती थी, तो वही इसी में लिखा है। ठीक है, तो अब आप जो है दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति बढ़ती। जब पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति मिलेंगे तो जाहिर सी बात है एक नई संस्कृति का निर्माण होगा, तो वही इसमें कह रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट हो गया आपका। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास कार्य विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर नहीं, मतलब शहर में जो है सब्जी अनाज जो है बहुत कम उगाते हैं, और ज़्यादातर सब्जी अनाज के लिए जो है मार्केट पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो अब आप जो है तीसरा पॉइंट डालेंगे, भौगोलिक स्थितियों से। यहाँ पे लिखेंगे भौगोलिक स्थितियों से भी विविधता उत्पन्न होती है। तो आप तीसरा पॉइंट लेंगे कि भौगोलिक स्थितियों से भी विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए आप लद्दाख। अब जो है अगली हेडिंग डाल दीजिए लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो ये आपका लद्दाख है, ये जो पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, और यहाँ पे खेती संभव क्योंकि जो है यहाँ पर अधिक समय तक बर्फ़ ढका रहता है, इसीलिए जो है यहाँ पर खेती करना जो है मुश्किल होता है, और पेड़ पौधे भी कम उग पाते हैं। ठीक है, तो अब हम पहला पॉइंट नोट करते चलेंगे। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो पहला पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखिए कि लद्दाख हेडिंग डाल दीजिए, और पहला पॉइंट लद्दाख में लिखिए जम्मू और कश्मीर के पूरे हिस्सों में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका हो गया। तो अब आप इसका सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे, इसका आप सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे। ये सेकंड सब पॉइंट हो गया ऐसे बना के। ठीक है, पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। मैं सेकंड सब पॉइंट बोल दे रहा हूँ, सॉरी, पहले का सब पॉइंट बोल दे रहा हूँ, पहले पॉइंट का सब पॉइंट बोल दे रहा हूँ। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट और पहले का सब पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ या बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शाल मिलती हैं। अर्थात लद्दाख के लोग जो है एक विशेष प्रकार की बकरी पालते हैं जिससे जो है हमें पश्मीना ऊन मिलता है, और ये ऊन जो है बेहद कीमती होता है। ठीक है, तो अब आप जो है दूसरा पॉइंट लिखते चलेंगे। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं, ये दूसरा पॉइंट लिखते चलेंगे। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, मैं दूसरा पॉइंट फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ।
यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, तो आपका ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब दूसरे का पहला सब पॉइंट डालेंगे। दूसरे का पहला सब पॉइंट आप बना दीजिए। दूसरे का पहला सब पॉइंट बना दीजिए। मुख्यतः मुख्यतः दूसरे का पहला सब पॉइंट बना दीजिए। सॉरी, थोड़ा सा तो आप दूसरा सब पॉइंट बना दीजिए। ऐसे सब पॉइंट का चिन्ह तो आप जानते हैं किस लगाना है। तो आप जो है दूसरे का पहला सब पॉइंट लेंगे। मुख्यतः है कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो है दूसरा हो गया, दूसरे का सब पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान अब यहाँ पे देखिए देखिए आगे लिखा है, रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर काफिले के मध्य एशिया के काफिले के उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। तो काफिले का मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, काफिले का मतलब होता है काफिले का मतलब होता है व्यापारी। तो अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। तीसरा पॉइंट फिर से मैं बोलता हूँ, आप लिखते चलिए। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे होकर मध्य एशिया के उस काफिले में पहुँचते हैं। उस सॉरी मध्य एशिया के काफिले मध्य सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, फिर से लिखते चलिए। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे। जो मध्य एशिया से जो भी व्यापारी आते थे, वो मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिससे आज तिब्बत में थे। मतलब व्यापार के लिए जो है उन्हीं घाटियों से गुजर कर वो व्यापारी तिब्बत पहुँचते थे। ठीक है, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तो फिर से मैं एक बार और रिपोर्ट करता रहा हूँ। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लद्दाख देखिए, अगर आगे बढ़ते हैं, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। मौखिक संग्रह मतलब मुँह से गाने, मतलब मुँह से जो गाया, मौखिक संग्रह मतलब जो मुँह से गाया गया। ठीक है, तिब्बत का तिब्बत का ग्रंथ केसर शाखा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग ही गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, तो अब चौथा पॉइंट लिखते चलेंगे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचे। तो चौथा पॉइंट लिखते चलिए, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचे। अब चौथे का पहला सब पॉइंट लिखेंगे। पहला सब पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, देखिए सब पॉइंट आप बना लेना पहला करके, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास संसाधन है इसलिए पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आपने लिख लिया। चौथे का सब पॉइंट लिखिए, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। चौथे का सब पॉइंट, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का यहाँ पर
लोगों का इस्लाम धर्म से हुआ परिचय हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है चौथा पॉइंट, चौथे का सब पॉइंट ये आपका हो गया। फिर पाँचवा पॉइंट, अपने पाँचवा पॉइंट भी लिख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप छठा पॉइंट लिखिए, तिब्बत का ग्रंथ केसर शाखा केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो है छठा पॉइंट भी हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके हमने जो है लद्दाख के 6 पॉइंट लिख लिए। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं। अब आइए हेडिंग डालिए केरल। अब हेडिंग डाल दीजिए केरल। हेडिंग डाल दीजिए केरल। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए केरल। हेडिंग डाल दीजिए केरल। हेडिंग डाल दीजिए केरल। पहले हेडिंग केरल डाल दीजिए हेडिंग। अब केरल में पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह एक तरफ से समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे का पहला सब पॉइंट लिखेंगे। दूसरे का पहला सब पॉइंट लिखेंगे। दूसरे का पहला सब पॉइंट लिखेंगे। दूसरे का पहला सब पॉइंट लिखेंगे, इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप दूसरे का सब पॉइंट लिखेंगे, इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने लिख लिया दूसरा पॉइंट, दूसरे का सब पॉइंट। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। इन जो है मसाला के उत्पादन के लिए जो है ये जो केरल है जो है ये जो है व्यापारियों के लिए जो है बहुत ही आकर्षित बना रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले कहाँ आया था, केरल में आया था। उसने जो है अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी यहाँ, बड़ी इज्जत थी, सॉरी यहाँ मतलब केरल। तो आप जो है आप लिखते चलेंगे तीसरा पॉइंट से, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। तो तीसरा पॉइंट आप लिखते चलेंगे, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ठीक है, तो आपका तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट में चलते हैं। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले केरल आए। कहाँ आए? केरल आए। चौथा पॉइंट फिर से बोल दे रहा हूँ, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले केरल आए। ठीक है, तो ऐसे करके आपका चौथा पॉइंट है। पाँचवा पॉइंट पे चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा पॉइंट पे, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे? संत थॉमस को जो है भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पाँचवा पॉइंट हो जाता है। पाँचवा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब चलिए छठा पॉइंट पे चलते हैं। इब्न बतूता ने करीब 700 साल पहले केरल आया। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले केरल आया। इब्न बतूता, फिर से बोलता हूँ, छठा पॉइंट बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। इब्न बतूता करीब 707 करीब इब्न बतूता करीब 700 साल पहले केरल आया। ठीक है, छोटा पॉइंट फिर से बोला, इब्न बतूता करीब 700 साल पहले केरल आया। ठीक है, तो अब सब पॉइंट इसी में लिख लीजिए। ये छठा पॉइंट आपने लिखिए। अब मैं सातवां पॉइंट बोल रहा हूँ, वैसे लिख लीजिए। ठीक है, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा।
उसने सातवां मैं जो है छठवें का सब पॉइंट बोल दे रहा हूँ फिर से। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा। ठीक है, तो इस तरह छठवां पॉइंट छठवें का सब पॉइंट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नोट लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखिए। ओणम ओणम केरल में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। नोट करके लिखिए, फिर से बोल रहा हूँ, अब नोट कर लीजिए। केरल में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार ओणम है। ठीक है, केरल में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार ओणम है। तो आपने लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो 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 पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। मतलब वास्को डिगामा कब आया था? 1498 भारत में आया। तो जो है पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, तो आप लिखते चलेंगे। सातवां पॉइंट 1498 में वास्को डिगामा पानी के जहाज से कहाँ है कि ये पानी के जहाज से केरल आया। तो ऐसे लिखिए। 1498 में वास्को डिगामा पानी के जहाज से केरल आया तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना है। ठीक है, सातवां पॉइंट फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। 1498 में वास्को डिगामा पानी के जहाज से केरल आया तो तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, तो इस तरह हमने सातवां पॉइंट लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। तो अब आठवां पॉइंट लिखते चलिए। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अब सब पॉइंट आठवें का सब पॉइंट बना दीजिए। आठवें का पहला सब पॉइंट बना दीजिए। अब जो है जी जी आठवें का सब पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, आठवें का पहला सब पॉइंट बना दीजिए। आठवें का सब पॉइंट बना दिए। फिर से आठवां पॉइंट बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो अब जो है अब सब पॉइंट लिख लीजिए। आठवें का पहला सब पॉइंट, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जाल से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तो अब लिखते चलिए पॉइंट, नवा पॉइंट लिखते चलिए। चीन के व्यापारी भी केरल आए। ठीक है, नवा पॉइंट आप लिख लीजिए। चीन के व्यापारी भी केरल आए। ठीक है, चीन के व्यापारी भी केरल आए। नवे का सब पॉइंट पहला सब पॉइंट लिख लीजिए। नवे का पहला सब पॉइंट, नवे का पहला सब पॉइंट लिख लीजिए। चलिए नवे का पहला सब पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। ठीक है, नौ का पहला सब पॉइंट लिख लीजिए आप। जो है यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। ठीक है, नवे का पहला सब पॉइंट लिख लीजिए। अब नवे का सेकंड सब पॉइंट, नवे का
9 का सेकंड सब पॉइंट आप लिख लीजिए। 9 का सेकंड सब पॉइंट आप लिख लीजिए। तलने के लिए तलने के लिए जो लोग तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। तो 9 का सब पॉइंट फिर से मैं बोल रहा हूँ। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो आप 10वां पॉइंट लिखते चलिए। केरल की उपजाऊ जमीन केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु केरल की उपजाऊ सॉरी मत लिखिए। 10वां पॉइंट लिख लीजिए कि केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु। ठीक है, 10वां पॉइंट आप लिख लीजिए। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ये 10वां पॉइंट। अब 10वें का पहला सब पॉइंट लिख लीजिए। 10वें का पहला सब पॉइंट लिख लीजिए, पहले सब पॉइंट बना लीजिए। तो लिख लीजिए यहाँ पर। सॉरी यार, मेरे पास संसाधन नहीं, इसीलिए बार बार जो है प्रॉब्लम होती है। थोड़ा भाई आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। 10वां पॉइंट आपने लिख लिया। अब 10वें का सब पॉइंट लिख लीजिए। केरल के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो आप लिख लीजिए 10वें का पहला सब पॉइंट, या ऐसे लिख लीजिए, वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, तो अब 10वें का सब पॉइंट मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। केरल के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, तो आपने 10वें का सब पॉइंट लिख लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11 पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, तो अब नोट करते चलिए 11 पॉइंट। जहाँ लिखते चलिए 11 पॉइंट। केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो 10वां पॉइंट, फिर 11 पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूँ। केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नोट 1 आपने लिखा, एक नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, एक नोट करके लिख लीजिए। एक नोट करके लिख लीजिए कि किसी भी क्षेत्र के नोट करके लिख लीजिए। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है, जैसे कि हमने केरल और लद्दाख को देखा। ठीक है, तो आपने नोट करके लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं
अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज अपनापन में घुल मिल जाते हैं। तो अब आप जो है लिखते चलिए, नोट का सब पॉइंट लिखिए, जो नोट लिखे हैं उसका सब पॉइंट लिखिए। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक है, तो आपने भी लिख लिया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब विविधता में एकता, अब देखते हैं कि भारत में जो विविधता है उसमें एकता किस तरह की है। ठीक है, तो इसमें लिखा देखिए, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे, है ना? जैसा कि आप सब जानते हैं। ये देखिए, इसमें जो है जलियाला जलियाला हत्याकांड के जो है, ये देखिए जो है, ये जो लिखी गई है, ये देखिए एक जो है कविता लिखी गई है जलियाला हत्याकांड के संबंध में। यदि आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो गीत लिखी गई है, ये गीत जो है जलियाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसी के संबंध में जो है गीत लिखी गई है। तो यदि आप इसे पढ़ना चाहिए, वैसे तो ये बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी है, यदि आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है कि ये गीत अमृतसर में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। ये गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। तो जो ऊपर गीत लिखी है वो जलियांवाला बाग में हत्याकांड जो उस हत्याकांड में जो लोग शहीद हुए थे उनकी शान में जो है गीत लिखा गया था और गाया भी गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ और नहीं है। देखिए, अब पहला पॉइंट लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए। आपने हेडिंग तो डाल दी, विविधता में एकता, है ना, विविधता में एकता लिख दी। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए। देखिए थोड़ा सा छूट गया, इसे मैं बता दूं। स्वतंत्र संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। भारतीय झंडे की कहानी, क्या भारतीय झंडे की कहानी छोड़िए शब्द की, स्वतंत्रता संग्राम यहाँ से हैं, इसे लिखिएगा मत, इसे लिखिएगा मत। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। इस इस झंडे को सारे भारत में इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पहले पॉइंट लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारत की एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार में दिया। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। इसका सब पॉइंट लिखेंगे, पहला सब पॉइंट, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नोट करके लिख लीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की अभिव्यक्ति करता है। तो नोट फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की अभिव्यक्ति करता है, मतलब भारतीय एकता को रिप्रेजेंट करता है। तो वीडियो
वीडियो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे संबंधित टेस्ट सीरीज़ जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो कल सॉल्व करा दिए जाएंगे।